बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ेबा अशरफ और आज जो हमारा लेक्चर है वो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट का चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया के बारे में है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में, बैक्टीरिया की इंट्रोडक्शन के बारे में और बैक्टीरिया की साइज़ के बारे में। यानी कि हमने शेप में जो डिस्कस किया था, हमने बताया था कि बैक्टीरिया की 3 शेप होती हैं, कोकाई, बेसिलस और स्पाइरलम। ठीक है, और उसके बाद हमने आज स्टडी करना है बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को। और जो आज का हमारा लेक्चर है ना, वो लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें हम वन बाय वन डिटेल करेंगे। लाइक अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बात आ जाती है फ्लैजेला की, कैप्सूल की, स्लाइम की। ठीक है, हो गया। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, उसके अलावा हम इसके साइटोप्लाज्म को, इसके अलावा हम इसको डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, रिजर्व फूड को, वैक्यूल को और एंडोस्पोर्स को। तो आज के लेक्चर में हम जितने भी कंपोनेंट हैं इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा मैंने अभी बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि आज हम इस लेक्चर में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया के सेल की जो कंपोजिशन है या सेल के जो मेन कंपोनेंट है उसमें जो मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो इस लेक्चर में हम इन तमाम कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। देखा जाए तो बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर का टॉपिक है ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। डिफरेंस लाइक वन बाय वन जैसे मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूँगी मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी कि इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस वे से पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितनी तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यानी कि उसकी आउटर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल के बारे में, फ्लैजेला के बारे में, पिलाई एंड देन लास्ट वन इज द स्लाइम लेयर। ठीक, ये मिलकर इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी एक्सटर्नल बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को, जो कि सेल वॉल के बाद वाली रीजन आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को, देन हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियर रीजन को, न्यूक्लिक एसिड मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को, देन हम इसको स्टडी करेंगे राइबोसोम, इसके अंदर कौन सी रिजर्व फूड्स होती है जो इस फूड को स्टोर करता है, और देन हम बात करेंगे इसके वैक्यूल्स के बारे में, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पोर्स के बारे में। ये जितने भी कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, स्टेप बताए हैं, ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सेल वाल को। अगर बैक्टीरिया का आप जनरल स्ट्रक्चर देखते हो, जैसा कि इस इमेज में आपको शो करवाया गया है कि इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है ना, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो आउटर पार्ट होगा ना, जो उसको प्रोटेक्ट या उसको शेप दे रहा होगा, वो कौन सा होता है, सेल वॉल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है। ठीक, तो इधर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ। बैक्टीरिया, व्हाट इज़ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इससे प्रीवियस हमने चैप्टर में डिस्कस किया था वायरस को। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस यही आता है कि वो बहुत ही साइज में स्मॉल होता है वायरस एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है ये लिविंग होता है, और वो जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में ही डिफरेंशिएट उसको रखा जाता है। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि एक सेल से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। मीन्स के प्रोकैरियोट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट बेटा वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उसके अंदर विजिबल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिसको आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिफ्रेंशिएशन नहीं ना कर सकते, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को बोलोगे दैट इज द प्रोकैरियोट। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बना है, और क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक हो गया। तो इसी तरह प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बहुत से डिफ्रेंशिएशन आते हैं। तो वन बाय वन जैसे ही हम इसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस कंपोनेंट के अंदर इसकी डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताया गया। ठीक, लाइक जैसे यहाँ पे सेल वॉल है,
सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल। ये सबसे आउटर कवरिंग होती है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसको क्या दे रही होती है? शेप दे रही होती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है। लेस आगे क्या लिखा हुआ है? सेल वॉल रिजिड इन नेचर विच इम्पार्ट अ प्रॉपर शेप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये है कि ये क्या होती है? रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी कि बैक्टीरिया की शेप को चेंज करे, वेरी कर सके, नहीं, ये रिजिड इन स्ट्रक्चर होती है। प्लस इन्होंने क्या कहा है? प्रॉपर शेप ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया को क्या कहती है? एक प्रॉपर शेप देती है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। किसका फंक्शन है? सेल वॉल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं बताती जाती हूँ, हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसको टच दूंगी। सेल वॉल शेप देती है किसको? बैक्टीरिया को। लाइक हमने बैक्टीरिया को ऑन द बेस ऑफ द शेप, ऑन द बेस ऑफ द सेल वॉल, 3 टाइप में इसको क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। कोकाई होते हैं कुछ बैक्टीरिया, वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया बैसिलस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज द रॉड शेप बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दैट इज द स्पाइरोचिस्ट भी आप बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक, इन बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया 3 टाइप में ऑन द बेस ऑफ द सेल वॉल। तो इन यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर है कि जो सेल वॉल का फंक्शन है वो इसको क्या देती है? शेप देती है। आगे हम इसकी डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन के बारे में। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है या प्रोकैरियोट की सेल वॉल होती है, वो किस केमिकल मटेरियल से मिलकर कंपोज की होती है? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपोज बाय पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक हो गया? पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड निकला है प्रोटीन से और ग्लाइकन लिखा है ग्लूकोज से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि इसकी कंपोजिशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वन इज़ द प्रोटीन एंड सेकंड वन इज़ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया? विथ एसेसरी स्पेसिफिक मटेरियल, इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक प्रेजेंट होता है LPS, इसका मतलब होता है लिपोप्रोटीन सैकराइड्स, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थियोनिक एसिड। ठीक हो गया? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो आंसर क्या है इसका? पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस क्या है? थियोनिक एसिड, लिपोपॉलीसैकराइड। ठीक, उसके बाद अब जो सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होती है ना, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, यानी कि ये सेल वॉल के अंदर किस तरह से अरेंज किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन is composed of alternate unit of N-acetyl numeric acid and N-acetyl glycosamine residues, यानी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, इन 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों मिलकर प्रॉपर सेल वॉल बनाती है किसकी? बैक्टीरिया की। क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे ये देखें मैंने इस डायग्राम में शो भी करवाया हुआ है। ये इस तरह से अगर आप बैक्टीरिया के सेल वॉल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर व्यू करते हो ना, तो आपको ये अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई देगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है? यहाँ पे जो रेड कलर में आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये जिनको मैंने M से शो करवाया हुआ है, वो किसको शो करवा रहा है? एसाटाइल म्यूमेरिक एसिड को। ठीक हो गया? और जो G से शो करवाए हुए हैं ब्लैक, उनको मैं क्या कह रही हूँ? एसाटाइल ग्लूकोसामाइन रेजिड्यूज। ठीक, और ये इस तरह से आपस में क्रॉस लिंक करके प्रॉपर सेल वॉल बनाते हैं किसकी? बैक्टीरिया की। ये आपको सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये आपको आउटर रीजन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है? इसकी सेल वॉल है। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेल वॉल से ही इसका एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, दैट इज द फ्लैजेला। ठीक हो गया? फ्लैजेला क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेयर लाइक थिन फिलामेंट्स होते हैं, और इनका डायमीटर कितना होता है? लेंथ कितनी होती है? 12 to 30 माइक्रोमीटर। ये साइज में होते हैं, लेंथ में होते हैं। ठीक, विच कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं फ्लैजेला की, जैसा कि इस डायग्राम में आपको इसकी बेस पे ये दिखाई दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? फ्लैजेलन प्रोटीन से। हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है? ये किस में हेल्प आउट करते हैं? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया कॉलोनी को, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर को, बैक्टीरिया सेल को लोकोमोशन से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूवमेंट में हेल्प आउट कौन करते हैं? फ्लैजेला। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताती जाऊँ, जो फ्लैजेला होते हैं हर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में, स्पीशीज में ऐसे नहीं होते, यानी कि बिल्कुल बेस पे 2 नहीं होते, ये नंबर में चेंज करते हैं, वेरी करते हैं। ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है ना? कुछ बैक्टीरिया होते हैं लाइक ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैंने जो फ्लैजेला बनाया नंबर में 2 बताए हैं और एक ही स्पेसिफिक रीजन में बताया है, तो इन्हें हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। ठीक है ना? यानी कि एक। लेकिन अगर ये
ग्लस्टर्स की फॉर्म में, टर्फ की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, आर राउंड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीट्राइकस। तो यानी कि ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला इसको क्या किया जाता है, फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, आगे मैंने बनाई हुई है फिब्री या पिलाई हम इसको बोलते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे ये वाले स्ट्रक्चर जो कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, ये वाले फिब्री। ये फिब्री अगर फ्लैजेला को मैं देखूं तो फ्लैजेला स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबल होता है, मूवमेंट शो करवाता है, ठीक है। लेकिन जो पिलाई होती है ना, या फिब्री आप इसे बोल सकते हो, ये रोड शेप होती है, लेकिन ये हेल्प नहीं करती मूवमेंट में। फ्लैजेला हेल्प करता है मूवमेंट में, लेकिन पिलाई हेल्प नहीं करती मूवमेंट में। ये क्या करती है, मीटिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करती है एक बैक्टीरिया को दूसरी बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट के लिए। तो हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ पिलाई। दीज आर थिन शॉर्ट फिलामेंट्स। अगर यहाँ पे हम इसका डिफरेंस दोनों में देखें ना, फ्लैजेला और पिलाई के अंदर, ये भी थिन होते हैं, ये भी फिलामेंट होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फ्लैजेला पिलाई क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैजेला, ठीक है। ये देखें मैंने इनकी लेंथ भी लिखी है, इसकी लेंथ कितनी है 12 to 30 माइक्रोमीटर होती है, जबकि इसकी लेंथ कितनी होती है 4 to 8, ठीक हो गया। और इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट प्रोटीन होती है, पिलन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और इसमें कौन सी होती है, फ्लैजेलन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये तीन डिफरेंस यहाँ पे बन रहे हैं। प्लस इसका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट में होता है, और इसका फंक्शन होता है मीटिंग प्रोसेस में। मीटिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प आउट करता है। एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैचमेंट के लिए किसको यूज करता है, पिलाई को। प्लस किसी भी होस्ट बॉडी की बॉडी के ऊपर इसने अटैच होना है ना, तो ये किसको यूज करेगा, पिलाई को। तो ये डिफरेंस है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड फिब्री, या क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड पिलाई। और एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो फ्लैजेला है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, फ्लैजेलन प्रोटीन, और पिलाई के अंदर कौन सी प्रेजेंट प्रोटीन होती है, पिलन प्रोटीन, ठीक हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कैप्सूल। अभी तक हमने स्टडी किया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने स्टडी किया है सेल वॉल को, फ्लैजेला को, पिलाई को। अब ये जो फ्लैजेला जो इसकी आउटर कवरिंग है ना, कैप्सिड जिसे आप बोल सकते हो, कैप्सिड भी बोल सकते हो आप, इसे कैप्सूल भी बोल सकते हो। तो कैप्सूल क्या होता है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे मैंने, आउटर कवरिंग जेली लाइक मटेरियल सराउंड द सेल वॉल। इसके ना सेल कैप्सूल के अराउंड एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल, जो कि इसको क्या कर रहा था, सलाइम, जिसको हम सलाइम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, ओनली प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल स्पीशीज, यानी कि जो ये कैप्सूल होता है ये आल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये जस्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, और कुछ होते हैं नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया जिसके अंदर ये कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। लेस आगे इसकी कंपोजिशन की बात करें, यानी कि कैप्सूल किन केमिकल मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉलीसेक्राइड्स प्लस पॉलीपेप्टाइड। वही बात आ गई, पॉलीसेक्राइड इज द कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीपेप्टाइड इज द कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन, यानी कि ये किससे, दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है इसकी कंपोजिशन कैप्सूल की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड वन इज द प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, राइट ऑन द कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया, तो आप आंसर क्या करोगे, पॉलीसेक्राइड प्लस पॉलीपेप्टाइड, ठीक। लास्ट हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। अब ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही होगी इस डायग्राम के अंदर। इसने किसको सराउंड किया होता है, किसको कवर किया होता है, साइटोप्लाज्म। और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। हम इसको अब डिस्कस कर रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक लेयर बाउंड्री अराउंड द प्रोटोप्लाज्म, और आपको पता है प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के पार्ट को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंपोनेंट, लिविंग सेल पार्ट होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, इस सारे एरिया को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, ठीक। इट इज थिन 5 to 10 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 to 10 नैनोमीटर, ठीक। और ये क्या होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, मीन्स के फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल कर लेता है अपनी शेप को ऑन द डिपेंड ऑफ द फूड मटेरियल, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो क्या करती है, हेल्प आउट करती है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर इंड्यूस करवाना है, लेकर आना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ये मेम्ब्रेन अपनी शेप को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसलिए ये नेचर में क्या होती है, इलास्टिक होती है। लेस मैंने क्या लिखा हुआ है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल को कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। कुछ को ये ट्रांसपोर्ट होने देती है और कुछ मटेरियल को ये पास आउट होने नहीं देती है, जिस बेस पे इसको बोला गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया।
अगर इसका मैं इस मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करते हो ना, इसको कट करते हो, माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू करते हो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है? इट अपियर एज ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर। ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होती है, कंसिस्ट ऑफ बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन विद पोलर हेड ऑन द सर्फेस ऑफ द फैटी एसिटाइल चेन टूवर्ड इनर साइड, दिस इज कॉल्ड टेल। अगर मैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है, जैसे कि अगर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन करते हो, लाइक ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करते हो, कट करते हो, तो आपको ये मेम्ब्रेन इस तरह दिखाई देगी। इसमें ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं, हेड टू हेड। ये सर्कुलर हेड है और इसके बेस पे एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है। यानी कि ये जो फास्फोलिपिड है ना, इसकी कंपोजिशन के अंदर, अगर फास्फोलिपिड, ये क्या है? फास्फोलिपिड ही है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो मिलकर पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। ये जो हेड होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि ये क्या होता है? पोलर होता है। नेचर में क्या होता है? पोलर होता है। दूसरी, अगर आप टेल की बात करते हो ना, टेल की, तो टेल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मतलब कि ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। अब इस बेस पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ों को पास आउट होने देती है, कुछ को नहीं। लाइक अगर मैं हेड की बात करूँ तो ये क्या है? पोलर है, तो इसमें से नॉन पोलर तो पास आउट नहीं ना होगी। तो इस चीज़ को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। उन प्रोटीन को हम नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। अब ये जो सरफेस के ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इनको मैंने क्या नाम दिया? इंटरनल प्रोटीन। और कुछ ये बेस पे आपको दिखाई दे रही हैं, इनको मैंने बोला है पेरिफेरल प्रोटीन। बिल्कुल ऑन द रीजन पेरिफेरल पे प्रेजेंट होती हैं। ये बाहर से जितने भी मटेरियल होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करेगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर सेल के अंदर मटेरियल ट्रांसफर हो गया तो उसको एक रीजन से दूसरे रीजन तक ले जाने के लिए कौन सी प्रोटीन हेल्प आउट करती है? इंटरनल प्रोटीन। तो ये इसका क्या था? क्रॉस सेक्शन था। और अगर कोलेक्टली मैं इनकी बात करूं, ये क्या है? फास्फोलिपिड, आउटर रीजन, इनर रीजन, ये मिलकर एक कंप्लीट लेयर बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? कंसिस्ट ऑफ बाई लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर में आप लोग को ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्लीट, ये जो सारा रीजन दिखाई दे रहा है, इसे कोलेक्टली हम नाम देते हैं सेल इनवेलप्ड का। सेल इनवेलप प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है अराउंड द सेल शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो आपको कलर रीजन दिखाई दे रहा है ना, इसको मैंने बोला था दैट इज अ स्लाइम। स्लाइम होता है, इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो सेल इनवेलप। इसके अलावा आप इसे बोल सकते हो म्यूसिलीजियस लेयर। ये स्टिकी इन नेचर होता है, इजीली ये किसी सरफेस के ऊपर जाके ना, इजीली इन स्लाइम की वजह से इजीली सरफेस के साथ क्या होगा? अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ लगी? यानी कि एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया के साथ अटैच होना है। लाइक बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला नहीं होते, तो वो इस स्लाइम की मदद से क्या करता है? उनकी सरफेस पे अटैच हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल जो इसका फ्लूइडिक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अभी हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे इसके इंटरनल फ्लूइड के बारे में, जिसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये भी दूसरे सेल्स की तरह ही फ्लूइड होता है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। तो ये जो प्रोकैरियोट होता है ना, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट। साइटोप्लाज्म इज कोलाइडल सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल मीन होता है कि इसके अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट होते हैं ना, वो एक अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते, यानी कि इन दोनों की जो कंपोजिशन होती है या अमाउंट होती है वो नंबर में इक्वल नहीं होती, ठीक है ना। आपको सोल्यूशन क्लियर नहीं दिखाई देगा, आपको सोल्यूशन के अंदर कुछ स्पोर्स पार्टिकल रीजन दिखाई देंगे, यानी कि उसमें से कुछ पार्टिकल होंगे वो सरफेस के ऊपर क्या कर रहे होंगे? तैर रहे होंगे, और कुछ उसके अंदर मिड होंगे, और कुछ रीजन क्लियर दिखाई देगा, और कुछ रीजन आपको बहुत ही विस्कस दिखाई देगा, और वो कुछ रीजन हो गए आपको नॉन विस्कस दिखाई देंगे। यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो क्या होता है? कोलाइडल सिस्टम इन नेचर होता है, कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर कुछ पार्टिकल ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल की वो ऑर्गेनेली है जो कि स्टोरेज हाउस का काम करती है। इसके अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनेली होते हैं ना, वो स्टोर होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेली होंगे ना सेल के, इट्स अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, ठीक है।
लेकिन बेटा इसके अंदर जो ऑर्गेनेली है ना साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो अदर ऑर्गेनेलीज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोमियर्स, गोल्जी बॉडी, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोकैरियोट, ये डेवलप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है, सेल नहीं है, इसके अंदर डेफिशिएंसी है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की। और ये क्या करता है, इसके सेल के अंदर कौन कौन से, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेसोसोम्स होते हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज होती हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में राइबोसोम में डिफरेंस यही आ जाता है, जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम होते हैं वो कितने नंबर में होते हैं, 70s होते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर कितने होते हैं, 80s होते हैं। और इसके अंदर आपको पता है राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज ने क्या बनाना है 50s और स्मॉल ने कितने बनाने हैं 30s, और ये कितने हैं 70s। आप कहेंगे कि ये तो 80 बन रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं 70s, तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताती जाऊँ कि जब ये दोनों स्मॉल राइबोसोम के दोनों सब यूनिट लार्ज और स्मॉल जब आपस में मिलते हैं ना, तो जो 10 यूनिट होते हैं वो जब आपस में ये मिल रहे होते हैं, अटैचमेंट शो करवा रहे होते हैं, कंपोज हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं ना, तो वो 10 इसकी कंपोजिशन में यूज आउट हो जाते हैं, तो इसलिए कलेक्टली कितने होते हैं 70s होते हैं। ठीक हो गया। और ये क्या काम करते हैं, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट है मेसोसोम्स। व्हाट इज द मेसोसोम्स, ये इनफोल्डिंग होती है, जैसा कि अभी आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि इनफोल्डिंग कैसी होती है, साइटोप्लाज्मिक का ही एक स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का ही ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होती है ना, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। फॉर एग्जांपल अगर बाहर से किसी फूड मटेरियल ने सेल के इनसाइड आना है तो वो कैसे आएगा, तो बेटा वो क्या करेगा, इस जो मेम्ब्रेन है ना इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर करेगा, और इस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इनसाइड की तरफ क्या कर देगा, इन्वेज कर देगा। और ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये इनफोल्डिंग जो बनेगी मेम्ब्रेन की, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, उसको हम नाम देते हैं मेसोसोम। मेसोसोम में हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में और डिवीजन में। ठीक है ना, 2 सेल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। और ये ऑलमोस्ट नंबर में कितने होते हैं, 3 to 4 होते हैं सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होते। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोफोर्स। व्हाट इज़ अ क्रोमेटोफोर्स, ये पिगमेंट बेरिंग स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ द पिगमेंट, पिगमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, दोज विच आर एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट और डिफरेंट कलर शो करवा सके। लाइक प्लांट की बात करते हो तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट है ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करवाता है, तो हमें प्लांट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है, पौधों के, क्रोमेटोफोर्स हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं, सिर्फ किन बैक्टीरिया के अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी बैक्टीरिया की, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक और कुछ होते हैं कीमियोसिंथेटिक। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर्स। ठीक, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जेनेटिक मटेरियल, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर्स, और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड के अलावा, सर्कुलर बॉडी के अलावा इसके पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर बॉडी प्रेजेंट होती है, जो कि सिर्फ बैक्टीरिया के ही पास प्रेजेंट होती है और किसी ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम नाम देते हैं प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्मिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि प्लास्मिड, व्हाट इज द प्लास्मिड, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताए जिसके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो वो बैक्टीरिया है, और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ये एक्स्ट्रा जेनेटिक बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या कह रहा है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में कंटेन सम जेनेटिक बैक्टीरिया, इसको आप प्लाज्मिड भी बोल सकते हो, और इसके एरो में मैंने लिखा हुआ है एपिसोम्स, और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द एपिसोम, तो आप कहते हैं हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हुआ, बेटा ये इसी का नाम है दूसरा प्लाज्मिड का, एपिसोम्स। ये बॉडी के ना, बैक्टीरिया की बॉडी के इन साइड पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्पोर्स और सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे, स्पोर्स क्या होते हैं, सेल बॉडी के इनसाइड भी होते हैं और बॉडी के आउटसाइड भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। स्पोर्स और सिस्ट होती क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉडी होती हैं जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दे रही होती है। बैक्टीरिया ने अपनी जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है ना, तो वो स्पोर्स की फॉर्म में बॉडी को क्या कर लेती हैं, रिजर्व्स कर लेती हैं, सेव कर लेती हैं। और इसी बेस पे स्पोर, 2 तरह के भी स्पोर्स होते हैं, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडोस्पोर्स, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है।
और सेल वॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो जो कि मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि उसके अंदर बहुत से मल्टी पॉइंट हैं जिसके लिए हम एक अलहदा स्पेसिफिक लेक्चर अपना प्रिपेयर करेंगे और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इन दोनों में डिफरेंस भी और इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को डिस्कस करेंगे।